हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड, चैप्टर 4। फ्रेंड्स, बात है कि मांग क्या होती है। व्हाट इज डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। डिमांड होती क्या है, मांग क्या होती है। अगर हम कोई चीज खरीदना चाहते हैं, मान लो कि मैंने एक पेन देखा, मुझे लगा कि मुझे इसे खरीदना है, तो क्या वो डिमांड है? नहीं, उसे डिमांड नहीं मानेंगे। इकोनॉमिक्स किसे डिमांड मांगती है? जो एग्जैक्टली मार्केट में ये दिखता है ना कि हाँ ये चीज इतनी बिक रही है, वो चीज उतनी की डिमांड है। अगर मान लो कोई लैपटॉप है, अगर उसकी एक मार्केट में 100 यूनिट बिक रही है, तो कंपनी के लिए तो कितनी डिमांड हुई? 100 ही डिमांड हुई ना। तो इस तरह से ये देखते हैं कि कितना एग्जैक्टली उसकी डिमांड है। उसके लिए देखो क्या होता है, इसकी 4 स्टेप्स होते हैं, चारों फॉलो होंगे तो उसे डिमांड माना जाएगा। पहला है वस्तु खरीदने की इच्छा होना। मैं अपने फ्रेंड के पास गई, मैंने देखा उसके पास एक लैपटॉप है, वो बहुत अच्छा लैपटॉप है। मुझे लगा कि मेरे अंदर भी एक इच्छा हुई कि हाँ ये मुझे भी खरीदना है, मेरे पास भी ऐसा एक लैपटॉप होना चाहिए। तो मैंने कहा कि हाँ मैं खरीदूंगी। फिर अगर तो मैं उसे खरीदना नहीं चाहती, मुझे देख लिया, मैंने कहा कि ठीक है नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो मतलब वो डिमांड होगी ही नहीं। अगर मैं उसे खरीदना चाहती हूँ तो उसके बाद क्या होगा, उस इच्छा को पूरा करने के लिए धन होना चाहिए। अब मैंने देखा कि ये लैपटॉप कितने का है, ये लैपटॉप 50,000 का है। अब मेरे पास इतना पैसा है या नहीं है? अगर नहीं है तो वो वहीं भी खत्म, वो डिमांड रहेगी ही नहीं, क्योंकि मैं उसे खरीद ही नहीं सकती। बात आती है कि उतना पैसा होना चाहिए। मेरे पास 50,000 रुपए हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि उस धन को खर्च करने के लिए तत्परता, मतलब मैं उस धन को उस चीज के ऊपर खर्च कर सकती हूँ। अब मेरे पास 50,000 रुपए तो है, पर मैं उसको लैपटॉप पे लगा सकती हूँ, या मैंने अपनी सेविंग्स कर रखी है किसी और चीज के लिए, कहीं फीस पेमेंट करनी है मैंने अपनी, या मेरे को किसी को कोई गिफ्ट देना है, या कुछ भी, मतलब मैंने अगर किसी और पर्पस के लिए रख रखे हैं, या फिर वो मैं उस चीज के ऊपर खर्च कर सकती हूँ। अगर तो मैंने वो किसी और पर्पस के लिए रख रखे हैं, तब तो वो क्या हो जाएगी, डिमांड नहीं रहेगी। और अगर मैं उस चीज को उसके ऊपर खर्च कर सकती हूँ, उस पैसे को उस चीज के ऊपर खर्च कर सकती हूँ, तो फिर एक निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर खरीदी गई वस्तु की निश्चित इकाई वस्तु की मांग कहलाती है। कि मैंने एक लैपटॉप इस टाइम पे खरीद लिया, तो वो क्या हुआ, निश्चित कीमत पे 50,000 रुपए का, तो वो उस चीज की मांग हुई। अब देखो क्या हुआ, 3 स्टेप तो फॉलो हो गए। खरीदने की इच्छा भी है, पैसा भी है, और उस चीज के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए तैयार भी हो, पर वो चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है। ऐसा भी होता है ना। तो उस चीज को हम मानते हैं डीम्ड डिमांड, मानी गई डिमांड। उसको हम एग्जैक्टली डिमांड नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि हाँ ये डिमांड हो रही है मार्केट में, मान लेते हैं कि डिमांड है। जब वो चीज बिक जाएगी एग्जैक्टली, तब उसको डिमांड माना जाएगा। अभी ये डीम्ड डिमांड है, मानी गई डिमांड है, उसको हम मान लेते हैं। फिर है मांग अनुसूची, डिमांड शेड्यूल। वह तालिका जिसमें कीमत तथा खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया जाता है, मांग अनुसूची कहलाती है। कि किस कीमत पर कितनी इकाई खरीदी जा रही है, वो क्या है, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल 2 तरह का होता है, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट, व्यक्तिगत और बाजार। जो व्यक्तिगत मांग अनुसूची है वो क्या होती है, एक इंडिविजुअल की जो डिमांड होती है, उसको किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी जितनी मात्राओं की मांग करेगा, उसी की तालिका को व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहेंगे। अलग अलग कीमतें हैं तो वो कितनी कितनी मांग कर रहा है। जैसे जैसे देखो, ये तो मतलब एक नेचुरल सी बात है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी मांग कम हो जाएगी। अगर एक चीज पहले 5 रुपए की मिल रही थी, अब 7 की मिलने लगेगी, तो हम डिमांड घटा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, आइसक्रीम की कीमत दी है और मांगी गई मात्रा है। आइसक्रीम की कीमत जब 1 रुपए थी तो मांग कितनी कर रहा था एक बंदा, 4। जब आइसक्रीम की कीमत 2 रुपए हुई तो उसने मांग कितनी कर दी, 3 कर दी। फिर उसकी कीमत 3 हुई तो उसने और डिमांड कम कर दी, 2 खरीदने लगा वो, क्योंकि उसके पास पैसा तो सीमित है ना कि इतना ही पैसा खर्च कर सकता है वो। फिर आइसक्रीम की कीमत 4 हुई तो वो मांग की मात्रा कितनी कर देगा, 1 कर देगा। और इसी को अगर रिवर्स देखें कि पहले 4 थी कीमत, फिर वो 1 खरीद रहा था, अगर वो 3 हो गई कीमत तो 2 खरीदने लगा, अगर कीमत 2 हो गई तो वो 3 खरीदने लगा, अगर कीमत 1 हो गई तो वो 4 खरीदने लगा। उसके पास पैसा फिक्स है कि उसे इतना ही खर्च करना है। फिर है मांग, बाजार मांग अनुसूची, जो अब एक इंडिविजुअल को ना लेके क्या करेगा, पूरी मार्केट को कंसीडर करेगा। बाजार अनुसूची की परिभाषा किसी वस्तु की उन मात्राओं के रूप में दी जाती है जो उस वस्तु के सभी उपभोग
उपभोक्ता किसी निश्चित समय पर संभव कीमतों पर खरीदेंगे। मतलब क्या है कि जो भी उपभोक्ता है वो सारे एक निश्चित समय पर जितनी भी संभावित कीमतें हैं उस पर जो वस्तु खरीदेंगे। देखो जैसे आइसक्रीम की कीमत 1 रुपए है, ठीक है, तो व्यक्ति ए की मांग 4 है, बी की मांग 5 है, बाजार की मांग कितनी होगी 9। अगर कीमत 2 रुपए हुई, ए ने मांग घटा दी, 2 ने घटा दी, 3 और 4 होगी, तो बाजार की मांग कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। इन दोनों को प्लस कर देंगे तब तो पूरे बाजार की देखी जाएगी ना। 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं उनकी सबकी मांग जोड़ेंगे और एक कीमत पर हम ये देखेंगे कि कितनी मांग बाजार की बनती है। 3 हुई तो 2 और 3 5 हो गई, 4 हुई तो 1 और 2 3 हो गई, ठीक है। आगे है नेक्स्ट होता है हमारा डिमांड कर्व, मांग वक्र। मांग वक्र क्या है? मांग वक्र किसी वस्तु की उन अधिकतम मात्राओं को प्रकट करती है जिन्हें उपभोक्ता समय की एक अवधि में विभिन्न कीमतों पर खरीदेंगे। मांग वक्र क्या है कि जो एक कर्व दिखाएगा, एक वक्र दिखाएगा हमारी कि एक उपभोक्ता जो है, मतलब कोई भी उपभोक्ता है तो वो कितनी कीमतों पे कितना सामान खरीदेगा, ठीक है। मांग वक्र भी हमारा 2 तरह का होता है, व्यक्तिगत और बाजार। जैसे व्यक्तिगत है जो वो एक इंडिविजुअल का दिखाएगा, जो हमने पहले की तालिका पढ़ी है, ये वाली तालिका, इसमें उसी चीज को हमने ग्राफ पे देखा। एक कीमत 1 थी तो ये मांग 4 हो गई, और जब कीमत 2 हुई तो मांग 3 हो गई, कीमत 3 हुई तो मांग 2 हो गई, कीमत 4 हुई तो मांग 1 हो गई। इनको प्लॉट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा डिमांड कर्व आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा डीडी बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं मांग वक्र, ठीक है। इसी तरह से हम बाजार का देखेंगे, जो पूरे बाजार का जो हमने इस तालिका में देखा था, ए की अलग बनाएंगे, बी की अलग बनाएंगे कि कीमत हमारी 1 थी तो 4 और इसकी 1 थी तो 5 डिमांड, और कीमत 2 हुई तो डिमांड 3 हो गई, कीमत 3 हुई तो डिमांड 2 हो गई, कीमत 4 हुई तो डिमांड 1 हो गई। इसी तरह से कीमत 2 हुई तो डिमांड 4 हो गई, कीमत 3 हुई तो डिमांड 3 हो गई, और कीमत 4 हुई तो डिमांड 2 हो गई। इनको और फिर जो जोड़ के हमने तालिका बनाई थी 3 5 7 9, इनको जोड़ देंगे और ये हमारा इस तरह से मांग वक्र बन जाएगा। फिर बात आती है मांग फलन या मांग के निर्धारक तत्व। मांग बनती कैसे है, जनरेट कैसे होती, कौन से फैक्टर्स इसको डिमांड को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो देखो 2 तरह से हमारे फैक्टर होते हैं, एक व्यक्तिगत मांग फलन और एक होता है बाजार मांग फलन। जो व्यक्तिगत मांग फलन है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है, वो देखो कि क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो इंडिविजुअल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर वस्तु की कीमत कम हो रही है तो इंडिविजुअल क्या कर देगा, अपनी मांग को बढ़ा देगा, क्योंकि उसके पास क्या है, पैसा फिक्स है कि वो इतना ही खर्च कर सकता है। संबंधित जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत में क्या चेंज आ रहा है उससे भी मांग निर्धारित होती है। देखो अगर हम एक चीज यूज कर रहे हैं, उसके सिमिलर दूसरी कोई चीज है हमारे पास, तो उसकी कीमत, एक की कीमत में चेंज आने पर दूसरी की मांग में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है ना। तो ये देखो, एक होती है हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वो होती है जो एक की जगह पे दूसरी लेती है। मतलब क्या होता है कि एक वस्तु है, हम पी रहे थे कॉफी, ठीक है, अब हम कॉफी पी रहे थे 5 रुपए की, और अब कीमत बढ़ गई कॉफी की, प्राइस बढ़ा कॉफी का, ठीक है, किसका प्राइस बढ़ा, कॉफी का 7 रुपए हो गया। हम क्या करेंगे, उसकी प्रतिस्थापन वस्तु देखेंगे कि हम कॉफी को छोड़ के कहाँ जा सकते हैं, हम चाय पे जा सकते हैं, तो हम चाय लेंगे, ठीक है। अगर चाय हमें 5 रुपए की मिल रही है तो हम चाय पे चले जाएंगे। अगर वस्तु उसकी कीमत कम है तो प्रतिस्थापन वस्तु क्या हुई, चाय हुई। तो देखो कीमत किसकी बढ़ी, कॉफी की, मांग किसकी बढ़ी, चाय की ना। तो इस तरह से मांग जनरेट होती है, मांग बनती है। चाय की मांग बन गई ना, एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरी की मांग बढ़ जाती है। और क्या है, पूरक वस्तु है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो वस्तु एक वस्तु दूसरी को पूरा करती है। देखो अगर क्या इसमें क्या होता है, अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु की मांग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। उसमें क्या था कि एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो दूसरी की मांग क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। इसमें क्या होगा, एक की कीमत बढ़ रही है तो दूसरी की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे मान लो कि पेट्रोल के रेट बढ़ गए, ठीक है, तो उसकी पूरक क्या है, पेट्रोल किसको पूरा करता है, गाड़ी को ना, तो गाड़ी की क्या हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी। या इसको अपोजिट देख लो, अगर गाड़ी की कीमत बढ़ जाती है, ठीक है, लोग गाड़ी खरीदना कम कर देंगे तो पेट्रोल की डिमांड तो अपने आप कम हो जाएगी।
है ना। तो मांग को कौन निर्धारित करता है? अगर गाड़ी की कीमत कम हो जाएगी, ठीक है, गाड़ी की कीमत कम हो रही है तो लोग गाड़ी ज्यादा खरीदेंगे तो उसे चलाने के लिए पेट्रोल चाहिएगा। अब पेट्रोल से क्या करेंगे, वो अपनी मांग करेंगे, तो पेट्रोल की मांग जनरेट हो जाएगी, मांग बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है उपभोक्ता की आय। डिपेंड करता है भाई मांग को बनाने के लिए उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय अगर कम हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली अपनी डिमांड घटा देगा। पहले वो किसी भी चीज की 4 यूनिट खरीद रहा था जब उसकी 10 रुपए इनकम थी, अब उसकी इनकम 8 हो जाएगी तो वो उसकी डिमांड घटा देगा, वो 3 या 2 पे आ जाएगा। तो उसकी आय अगर कम हो रही है तो वो क्या करेगा, डिमांड को घटा देगा। और अगर उसकी आय बढ़ रही है, 10,000 रुपए कमा रहा था 20,000 रुपए कमाने लग गया, तो वो डिमांड क्या कर देगा, बढ़ा देगा, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, मांग बढ़ जाएगी। तो आय भी मांग को बनाती है, ठीक है। रुचि तथा प्राथमिकताएं, जो हमारा क्या है, टेस्ट और प्रेफरेंसेस हैं, वो भी क्या करती हैं, हमारी मांग को बनाती हैं। अगर हम किसी चीज में हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर मान लो मेरे को सिर में डाबर आंवला ऑयल लगाने की हैबिट है या इंटरेस्ट है या मेरी प्रेफरेंस है तो मैं उसे खरीदूंगी, है ना। तो अगर मेरा किसी चीज में इंटरेस्ट बन जाता है तो वो क्या होगी, डिमांड को जनरेट करेगा। फिर है बाजार मांग फलन। बाजार में मांग कैसे बनती है? जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, जनसंख्या कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। सरकार की नीति, गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर तो गवर्नमेंट पॉलिसीज स्टिक हो जाएंगी, मान लो टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने तो क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। और अगर टैक्स कम कर देती है गवर्नमेंट तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। जलवायु तथा मौसम, जलवायु और मौसम में क्या फर्क, देखो जलवायु और मौसम भी डिमांड को बनाता है। अगर तो मौसम सर्दी का है तो वुलन की डिमांड बन जाएगी, अगर मौसम गर्मी का है तो कॉटन की डिमांड बन जाएगी। तो इस तरह से ये चीजें भी डिमांड को बनाती हैं। आय का वितरण, जो इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है? अगर तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो रहा है तो डिमांड इक्वली जनरेट होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम।